आज कहानी बिनोय बादल दिनेश की, जिन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर अंग्रेज आईजी को मारी थी गोली। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 40 के दशक में लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन सिम्पसन बंगाल के आईजी जेल हुआ करते थे। उसके बारे में मशहूर था कि उसे कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने में बहुत आनंद आता था। उसकी आदत थी कि जो भी कैदी राजद्रोह के आरोप में जेल में आता था, उसका स्वागत वो लाठी से करता था। कभी कभी तो वो शातिर अपराधियों को उनके खिलाफ छोड़ देता था। एक बार उसके आदेश पर ही कैदियों के एक झुंड ने जेल में सुभाष चंद्र बोस पर हमला किया था। बंगाल वॉलंटियर्स ने अपने 2 कार्यकर्ताओं दिनेश चंद्र गुप्त और सुधीर बादल गुप्ता को कोलकाता तलब किया। बिनोय कृष्ण बसु वहां पहले से ही मौजूद थे। इन तीनों को एक ऐसा दुस्साहसी काम करने की जिम्मेदारी दी गई जिसकी अंग्रेज सरकार ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों से कहा गया कि आईजी सिम्पसन को जीने का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है, उसको इस दुनिया से जाना ही होगा। सवाल उठा, उसे कहां मारा जाए और कैसे। तय हुआ कि उसे ऐसी जगह मारा जाए जिससे ब्रिटिश प्रशासन की चूलें हिल जाएं। आम सहमति बनी कि सिम्पसन को बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन के बीचों बीच राइटर्स बिल्डिंग में उनके दफ्तर में सरेआम गोली से उड़ाया जाए। बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1928 के कांग्रेस सत्र के दौरान की थी। उन्होंने ऐसे लोगों का संगठन बनाया था जो त्याग और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। मेजर सत्य गुप्ता इन लोगों को लड़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्य रोज वर्दी में पार्क सर्कस में मार्च पास्ट करते थे। उन्होंने 1930 में बंगाल की विभिन्न जेलों में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह प्रकट करने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत की थी। पहले उन्होंने आईजी पुलिस लोमैन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उनका अगला निशाना आईजी जेल सिम्पसन थे। अभियान चाहे सफल हो या असफल, यह बात तय थी कि वहां से जीवित बच निकलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर थी। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों युवाओं को इस बात की खुशी थी कि उन्हें सिम्पसन के भावी हत्यारों के तौर पर चुना गया है। इससे पहले बिनोय कृष्ण बसु ढाका के मेडिकल कॉलेज में ढाका के कुख्यात आईजी लॉसन को गोली से उड़ा चुके थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाल बिछा होने के बावजूद बिनोय ढाका से कोलकाता पहुंचने में सफल हो गए थे। बिनोय कृष्ण बसु का जन्म 11 सितंबर 1908 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। 22 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का फैसला कर लिया था। दिनेश गुप्ता भी 6 दिसंबर 1911 को मुंशीगंज जिले में ही पैदा हुए थे। बादल गुप्ता भी बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्य थे। उन्होंने अपने चाचाओं धरानी नाथ गुप्ता और नगेंद्र नाथ गुप्त के जीवन से प्रभावित होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का फैसला किया था। ये दोनों लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल थे और उन्होंने अरबिंदो घोष के साथ कई दिन जेल में बिताए थे। सिम्पसन को मारने के मिशन के लिए इन तीनों युवाओं के लिए पश्चिमी तरीके के सूट सिलवाए गए और उनके लिए रिवॉल्वरों और गोलियों का इंतजाम किया गया। सिम्पसन को मारने के लिए 8 दिसंबर की तारीख नियत की गई। 8 दिसंबर 1930 को इन तीनों लोगों ने आखिरी बार अपने कोट की जेब चेक की। उनकी जेबों के अंदर रिवॉल्वर और कारतूस थे। बादल ने अपनी जेब में पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल रखा
जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों का सफर शुरू हुआ। उन्होंने एक कैब ड्राइवर से उन्हें राइटर्स बिल्डिंग ले जाने के लिए कहा। सुप्रीम सरकार अपनी किताब इंडिया क्राइड दैट नाइट में लिखते हैं, जैसे ही एक टैक्सी राइटर्स बिल्डिंग के मेन गेट पर रुकती है, वहां तैनात पुलिस अफसर सूट बूट पहने 3 लोगों को उससे नीचे उतरते हुए देखता है। टैक्सी का किराया देने के बाद ये तीनों पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। पुलिस अफसर और उसकी टीम को उनके इरादे के बारे में कोई शक नहीं होता। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन अपने कमरे में बैठा एक पत्र लिख रहा है। उसके बगल में उसका निजी सहायक जेसी गुहा और चपरासी बागल खां खड़े हुए हैं। दरवाजे के बाहर सहायक चपरासी फागू सिंह मौजूद है। सिम्पसन का दफ्तर लंबे गलियारे के पश्चिमी छोर पर था। उसके बगल में कई अंग्रेज अफसरों के दफ्तर थे। साहबों के कमरे के बाहर उनके अर्दली खड़े हुए थे। तेजी से चलते हुए तीनों युवक सिम्पसन के कमरे के बाहर पहुंचे। फागू सिंह ने उनसे सवाल किया, क्या आप साहब से मिलने आए हैं? बिनोय ने उल्टा उससे सवाल किया, क्या वो अंदर हैं? फागू ने कहा, वो अंदर हैं लेकिन व्यस्त हैं। क्या आपने उनसे मिलने का समय ले रखा है? अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो मुझे दे दीजिए, या फिर इस रजिस्टर में अपना नाम लिख दीजिए। मैं साहब को आपके बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक अंदर से जवाब नहीं आ जाता। तीनों ने आओ देखा ना ताओ चपरासी को धक्का देते हुए जोर से दरवाजे को धक्का दिया। पलक झपकते ही उनके रिवॉल्वर उनके हाथ में आ गए। सुप्रीम सरकार लिखते हैं, सिम्पसन ने सिर उठाकर देखा कि 3 युवक उसकी मेज के सामने उस पर रिवॉल्वर ताने खड़े हैं। उसका सहायक गुहा जैसे ही पीछे हटा, उन तीनों के रिवॉल्वरों से निकली गोलियों ने सिम्पसन के शरीर को छलनी कर दिया। आईजी जेल को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये दृश्य देख गुहा चिल्लाता हुआ उस कमरे के बाहर गलियारे के पश्चिमी छोर की तरफ भागा। फागू सिंह ने दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज अफसर टफनल बैरेट के कमरे में शरण ली। बैरेट ने तुरंत पास में लाल बाजार फोन कर सुरक्षा बलों को सचेत कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, राइटर्स में गोली चली है, सिम्पसन मारे गए हैं, तुरंत सशस्त्र सुरक्षा सैनिकों को भेजिए। पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट ने वाहन बुलाने की बजाय दौड़कर राइटर्स बिल्डिंग पहुंचना ज्यादा मुनासिब समझा। उनके साथ रिजर्व फोर्स के सैनिक थे। 2 या 3 मिनटों के अंदर वो राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गए। इस बीच बंगाल के आईजी क्रेग दूसरी मंजिल के अपने कमरे से हाथ में रिवॉल्वर लिए पहली मंजिल पर उतर आए। सिम्पसन को गोली मारने के बाद बिनोय बादल दिनेश ने हाथ में रिवॉल्वर लिए गलियारे में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू कर दिया। इन तीनों ने जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में इस पूरी मुठभेड़ को बैटल ऑफ वरांडास की संज्ञा दी गई। उस समय फोर्ड नाम का एक सार्जेंट अपने निजी काम से राइटर्स बिल्डिंग आया हुआ था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। वो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर सारा नजारा देख रहा था। सुप्रीम सरकार लिखते हैं, आईजी क्रेग ने इन तीनों युवकों को देखते ही उन पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली उनमें से किसी को नहीं लगी। उधर फोर्ड ने क्रेग से उनकी रिवॉल्वर लेकर उन युवकों पर दोबारा फायर किया। बिनोय बादल दिनेश ने दौड़ते हुए जवाबी फायर करना शुरू किया। कुछ ही देर में उनकी गोलियां खत्म होने लगी। अब जरूरी था कि वो अपनी रिवॉल्वर को दोबारा लोड करें। उन्होंने अपने आप को वरिष्ठ अधिकारी JW नेल्सन के कमरे के बाहर खड़े पाया।
उसके बगल में ही पासपोर्ट ऑफिस था। बिनॉय और बादल अपने रिवॉल्वर लोड करने के लिए उसके अंदर घुस गए। दिनेश ने बाहर खड़े खड़े ही अपना रिवॉल्वर लोड करने की कोशिश की। जैसे ही नेल्सन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, दिनेश ने उन पर फायर किया। गोली नेल्सन की जांघ में लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद वो दिनेश से भिड़ गए और उनके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगे। गोली की आवाज सुनकर बिनॉय और बादल हाथ में रिवॉल्वर लिए पासपोर्ट दफ्तर से बाहर निकले। बिनॉय ने अपने रिवॉल्वर के बट से नेल्सन के सिर पर प्रहार किया। नेल्सन जमीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद वो रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। इस बीच तीनों युवक भागकर फिर से पासपोर्ट दफ्तर में घुस गए। जब तक वहां लाल बाजार से रिजर्व फोर्स नहीं पहुंची, क्रेग और फोर्ड के अलावा किसी शख्स की अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की कुमक वहां पहुंची, हालात बदलने लगे। जिस पासपोर्ट दफ्तर में बिनॉय, बादल, दिनेश मौजूद थे, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। दरवाजे की एक झिर्री से दिनेश ने बाहर गोली चलाई, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। एक पुलिस अफसर जोन्स ने जवाबी फायर किया। इस बार गोली ने दिनेश के कंधे को घायल कर दिया। सुप्रीम सरकार लिखते हैं, तीनों युवक चारों ओर से घिर चुके थे। दरवाजे के दोनों ओर बंदूकधारी सैनिकों ने पोजीशन ले ली थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनको पता था कि सिर्फ एक चमत्कार ही उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल सकता था। जब यह लगने लगा कि वो पकड़े जाने वाले हैं और उनकी गोलियां खत्म होने लगी हैं, उन्होंने अपने आप को मौत के लिए तैयार किया। बादल ने अपनी जेब से पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल निकालकर उसे निगल लिया। 1 मिनट के अंदर ही उनका शरीर निर्जीव होकर नीचे लुढ़क गया। तभी बाहर खड़े पुलिस वालों को कमरे के अंदर से गोली चलने की 2 आवाजें सुनाई दी। बिनॉय और दिनेश ने अपने आप को सिर में गोली मार ली थी। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो देखा कि दिनेश के बगल में .455 की वेबली रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। बिनॉय की पतलून की पिछली पॉकेट में .32 बोर की आइवर जॉनसन रिवॉल्वर थी। बादल के शरीर के पास भी .32 बोर की एक अमेरिकन रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। जमीन पर गोलियों के खोल बिखरे पड़े थे और 3 पश्चिमी हैट्स भी गिरी हुई थी। इसके अलावा वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 झंडे जमीन पर पड़े हुए थे। एक झंडा बिनॉय की पतलून में भी पाया गया। बादल के पार्थिव शरीर को मुर्दा घर ले जाया गया, जबकि बिनॉय और दिनेश को अस्पताल पहुंचाया गया। अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी कि इन दोनों को किसी तरह बचा लिया जाए, ताकि उन्हें षड्यंत्र के अंदर तक जाने का मौका मिल सके। अगले दिन आनंद बाजार पत्रिका की सुर्खी थी, बंगाल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन शॉट डेड। डॉक्टरों ने इन दोनों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो बिनॉय को नहीं बचा पाए। 13 दिसंबर 1930 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत से 2 दिन पहले उनके पिता ने ब्रिटिश सरकार से अपने बेटे को आखिरी बार देखने की अपील की। सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आश्चर्यजनक रूप से दिनेश मौत के मुंह से बाहर निकल आए। उनके खिलाफ सेशन जज रॉल्फ रेनॉल्ड्स गार्लिक की अदालत में मुकदमा चलाया गया। गार्लिक ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हत्या की सजा मौत है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जिन 3 लोगों ने कर्नल सिम्पसन की हत्या की थी, दिनेश चंद्र गुप्त उनमें से एक थे। इसलिए मैं उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाता हूं। 7 जुलाई 1931 को सुबह 4:45 पर दिनेश फांसी के फंदे पर झूल गए।
उस समय उनकी उम्र थी मात्र 19 वर्ष। दिनेश की मौत को रुकवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अंत में गवर्नर के पास उनकी मौत को रुकवाने की याचिका भेजी गई, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कानून और व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए उनकी फांसी की तिथि और समय को गुप्त रखा गया, लेकिन इसके बावजूद उस खबर को छिपाया नहीं जा सका। अगले दिन एडवांस अखबार की सुर्खी थी, डॉन्टलेस दिनेश डाइज एट डॉन। दिनेश को फांसी दिए जाने के 20 दिन बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाले जज रेनॉल्ड्स गार्लिक को उनकी ही अदालत में कन्हैया लाल भट्टाचार्य ने गोली से उड़ा दिया। आज़ादी के बाद कोलकाता में उनके सम्मान में डलहौजी स्क्वायर का नाम बीबीडी बाग रखा गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।